विद्यार्थियों एक बार पुनः स्वागत है। मैं विमलेश गुप्ता, मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज आरडीसी लखनऊ की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का हाई स्कूल के विज्ञान में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थी विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी भाग 2 के द्वारा ओम के नियम का सत्यापन, ओम का नियम और इसके अलावा विशिष्ट प्रतिरोध, विभवांतर, विभव और कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, इन सभी विषयों पर गौर करेंगे। तो विद्यार्थियों स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं। पहले हम लोग अपना जो कंटेंट है, आपका जो सिलेबस है, उसको देख लेते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू यूनिट, इकाई के अनुसार जो भी आपके अंक दिखाए गए हैं आपके स्क्रीन के सामने हैं, दिखाई पड़ रहे होंगे। ओके, यू कैन सी हेयर। रासायनिक पदार्थ और प्रकृति व्यवहार के रूप में 20 नंबर, जैव जगत 20 नंबर, प्राकृतिक घटनाएं 12 नंबर, विद्युत का प्रभाव जो कि इसमें चल रहा है आपका 13 मार्क्स। ओके, और उसके अलावा प्राकृतिक संसाधन के रूप में 5 नंबर। ओके, कुल जमा आपका हो गया 70 मार्क्स और प्रयोगात्मक कार्य और प्रोजेक्ट के रूप में आपका 30 मार्क्स विद्यालय से बनेगा। ओके, इस प्रकार से विज्ञान का जो है कुल महायोग जो है 100 नंबर का आप देख सकते हैं। विद्यार्थियों हम लोग का ये इकाई नंबर 4 जो कि विद्युत का प्रभाव चल रहा है, तो हम लोग इसे चेक कर लेते हैं। इसमें हम लोग आज जो है पढ़ने वाले हैं विभवांतर, वैद्युत विभव। ओके, ओम का नियम वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, वे फैक्टर जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध डिपेंड करता है। ओके, इतने टॉपिक हमारे हैं जो कि आज हमें कवर करने हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले वैद्युत विभवांतर से। वी आर गोइंग टू स्टार्ट हेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, विद्यार्थियों आपने वैद्युत शब्द भाग 1 में अच्छे प्रकार से इसको देखा होगा, समझा होगा। और विभवांतर मतलब विभव का अंतर, पोटेंशियल का डिफरेंस। ओके, अब आप ऐसे समझे कि जैसे जल का जो प्रवाह होता है हमेशा ऊंचाई से नीचे स्तर पर जाता है। ओके, और ऊष्मा का प्रवाह हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर। हम लोग अगर ऊष्मा की बात करते हैं, हीट की बात करते हैं, ओके, तो ऊष्मा हमेशा जो है गर्म वस्तु से, गर्म बॉडी से कहाँ, ठंडी बॉडी में जाता है यदि किसी बाहरी स्रोत का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। वैसे जब हम लोग बात करते हैं आवेश के चलने की, तो आवेश हमेशा जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। अब हमें यहाँ चेक करना है कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो आपको कुछ भूमिका पहले बनानी पड़ेगी, आपको वैद्युत क्षेत्र लेके चलना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और कोई धन परीक्षण आवेश को आपने पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज मान लिया है। इस प्रकार से किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य। ओके, एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला होता है मैं आपको भी आगे दिखा देता हूँ, लेकिन इसकी डेफिनेशन बनेगी वो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है कि यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में वैद्युत बल के विरुद्ध आवेश पर किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से वैद्युत विभवांतर का मतलब है कि जब आप किसी परीक्षण आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ दिखाया गया है, बिंदु ए दिखाया गया है, एक पॉइंट यहाँ दिखाया गया है, बिंदु बी के फॉर्म में दिखाया गया है। कोई परीक्षण आवेश हमें Q0 या Q के फॉर्म में दिखाया गया है। यदि हमें इस परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले आना है, ओके, यदि इस परीक्षण आवेश को हमें कहाँ बिंदु ए से बिंदु बी तक ले आना है, तो इस यहाँ पे एक्चुअली उपस्थित होगा आवेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। तो इस वैद्युत बल के विरुद्ध जितना कार्य करना होगा W, और उस जो आवेश का जो अनुपात होगा वो होगा विभवांतर। आप इसको डायग्राम से समझ लें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम शो किया गया है जिसमें आपने एक आवेश को दिखाया होगा, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड E दिखाया गया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र E बनने का सीधा मतलब है कि वहाँ पर एक वैद्युत बल FB बनना चाहिए। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स इज आल्सो कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे
बिंदु पहले ए था, फिर बाद में बिंदु बी शो किया गया है। यहाँ से हमें बिंदु बी तक ले जाना है, तो जितना कार्य हमें करना पड़ेगा ए और बी के लिए, जैसे मान लीजिए जितना बी ए हो जाएगा, ए पर विभव, बी बी हो जाएगा, बी पर विभव। ओके, इसको हम लोग नाम देंगे विभवांतर। और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए W/Q0 के। W का मतलब क्या है, W का मतलब है आपने कितना कार्य किया है, और Q0 का मतलब है कि परीक्षण आवेश। ओके, तो इस प्रकार से बिंदु बी से ए तक ले गया है परीक्षण आवेश Q0 को, तो यहाँ पे कार्य की प्राप्ति होती है W। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला बना है बी ए माइनस बी ए के फॉर्म में दिखाया गया है W/Q0। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया वैद्युत विभवांतर का। उसके अलावा कुछ मौलिक चीज़ें हैं, उसको भी आपको समझ लेना है। जैसे कि वैद्युत विभवांतर कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अदिश राशि का मतलब है कि केवल परिमाण का बोध होगा, दिशा का कोई बोध नहीं होता है। ओके, इसका मात्रक की बात करेगा। अक्सर बहुविकल्पी क्वेश्चन में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे मात्रक के विषय में चर्चा की जाती है, तो मात्रक आपको अच्छी प्रकार से मालूम होना चाहिए। वैद्युत विभवांतर की बात करता है। ओके, और वैद्युत विभवांतर का जो फॉर्मूला है W/Q0 के फॉर्म में बनाया गया है, तो निश्चित रूप से इसका जो मात्रक होगा ऊपर W दिखाया गया, W का मात्रक जूल हो जाएगा और आवेश का मात्रक कूलम हो जाएगा, जूल प्रति कूलम। ओके, तो वैद्युत विभवांतर अदिश राशि है नंबर 1, ये आपने देख लिया। और नंबर 2 इसका मात्रक आपने चेक कर लिया है जूल प्रति कूलम। लेकिन बहुत ही सुविधाजनक मात्रक आपका यहाँ बनाया गया है वोल्ट के फॉर्म में। ओके, आप देख सकते हैं कि जूल प्रति कूलम में आप नापें विभवांतर को या फिर नापें वोल्ट में, दोनों एक ही सेल्स को प्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार से 1 जूल प्रति कूलम जो होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे वोल्ट को भी डिफाइन किया गया है, इसको भी आपको मालूम होना चाहिए कि यदि एकांक धन आवेश को, अगर आपको देखिए बी ए माइनस बी बी आपको फॉर्मूला W/Q0। ओके, तो ये W के बराबर होगा। ओके, या W को भी 1 जूल मान लें, W/Q0 दिखाया गया है, हमने क्या माना है Q0 को 1 कूलम मान लिया है। परीक्षण आवेश को कितना, 1 कूलम, और W को मान लिया 1 जूल, 1 जूल। ओके, तो इस प्रकार से एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में बाह्य बल के विरुद्ध किया गया कार्य 1 जूल है। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से अगर विभवांतर को डिफाइन करने को आता है इनके टर्म्स में, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, यदि एकांक धन आवेश को बिंदु वैद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में बाह्य बल के विरुद्ध किया गया कार्य 1 जूल है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ये तो एक रूपरेखा हो गई है वैद्युत विभवांतर की। हम लोग बात करते हैं वैद्युत विभव की। ओके, देखिए दोनों लगभग एक ही शब्दावलियाँ हैं, क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा भी विभवांतर और अब भी आप पढ़ने वाले हैं वैद्युत विभव। ओके, तो वैद्युत विभव और विभवांतर में ये फ़र्क होता है कि विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच का होता है। ओके, और हम लोग इसको अगर डिफाइन करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो जो रूपरेखा ऊपर प्रस्तुत की गई थी उसी को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, वैद्युत विभव जो होता है वैद्युत क्षेत्र का एक मौलिक गुण है, एक अभिलाक्षणिक गुण है, एक फंडामेंटल कैरेक्टर होता है। और वैद्युत क्षेत्र ई में यदि आप किसी बिंदु आवेश को ए से बी तक ले जाते हैं तो उसके बीच का विभवांतर बी ए माइनस बी बी के फॉर्मूला आप भी ऊपर देख चुके हैं। ओके, और अगर इन्फानाइट की बात करें तो इन्फानाइट पे, अनंत पे, अगर कोई वस्तु बहुत दूरी पे है, बहुत अधिक दूरी पे, तो उसको हम लोग अनंत या इन्फानाइट कर सकते हैं। ओके, और अनंत पे क्या होता है, वैद्युत विभव का मान हमेशा 0 माना जाता है। तो बी जो बिंदु ए होगा उसको हम बी ए दिखा देते हैं, और बिंदु बी अगर इन्फानाइट है, बी क्या है, बहुत अधिक दूरी पे है। ओके, तो हम लोग बी इन्फानाइट शो कर देंगे। बी इन्फानाइट कितना होगा, 0। तो एक फॉर्मूला देखिए ये बन गया है बी ए माइनस बी इन्फानाइट बराबर W/Q0।
ओके। इस प्रकार से देखिए ये फार्मूला बन के आ रहा है, बी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू नॉट। बी ए का मतलब है बिंदु ए पर विभव, और बी इन्फिनाइट हमने चूँकि बी पर बी को इन्फिनाइट मान लिया, तो बी इन्फिनाइट कितना हो गया, 0 हो गया है। ओके, और ये फार्मूला डब्ल्यू अपन क्यू नॉट के फॉर्म में बन गया है। तो एक देखिए एक डिफिनेशन आपकी यहाँ से बनने वाली है। ओके, और डिफिनेशन क्या होगी आप चेक कर लें, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट के फॉर्म में दिखाया गया है, और क्यू नॉट को हमने 1 कूलाम मान लिया है। ओके, तो किसी भी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य वो विभव कहलाएगा। ओके, तो विद्यार्थियों आपने विभवांतर और विभव को देखा। विभवांतर में एक्चुअली 2 बिंदुओं की बात होती है। ओके, और विभव में हमें केवल एक पॉइंट की बात करनी होगी, एक बिंदु आवेश क्यू नॉट की बात करनी होगी। ओके, और अनंत से अगर आप किसी परीक्षण आवेश को लाते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर, जितना कार्य होगा और उस परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा वो जो है उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा हो जाती है वैद्युत विभव की। और जैसा कि आपने भी ऊपर देखा कि वैद्युत विभवांतर अदिश राशि था, उसी प्रकार से ये आपका वैद्युत विभव ये भी एक अदिश राशि होगा। ओके, इसका भी मात्रक वही है जो वैद्युत विभवांतर का मात्रक है, जूल प्रति कूलाम में इसको भी नापेंगे, या वोल्ट हम लोग मान सकते हैं इसको। ओके, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल प्रति कूलाम के फॉर्म में हो जाएगा। और यदि आपको वैद्युत विभव को डिफाइन करना है 1 वोल्ट के पदों में, ओके, तो आप इस प्रकार से बदल सकते हैं कि यदि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बल द्वारा कार्य किया जाता है 1 जूल, ओके, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। ये दोनों टॉपिक हो गए हैं, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। इसको आपको ठीक से तक शो किए गए हैं, तो हम लोग पहले इसका मात्रक चेक कर लेते हैं कि क्या क्या मात्रक हो सकते हैं, बेसिक यूनिट क्या क्या हैं। तो इसमें देखिए किलो वोल्ट हो जाएगा। ओके, किलो वोल्ट है, मेगा वोल्ट है, मिली वोल्ट है और माइक्रो वोल्ट है। ओके, तो ये 4 तरह के बेसिक यूनिट दिखाए गए हैं, किलो वोल्ट, मेगा वोल्ट, मिली वोल्ट एंड माइक्रो वोल्ट। ओके, तो इसको भी हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली है क्या ये। और ध्यान दें कि 1 किलो वोल्ट जो होगा वो 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट का मतलब है कि 10⁻³ वोल्ट। ओके, और उसके अलावा देखिए एक मेगा वोल्ट की बात करेगा, बड़ा एम बड़ा भी बनेगा, तो 10⁶ वोल्ट हो जाएगा। ओके, एक मिली वोल्ट कहेगा, छोटा एम बनेगा, मिली में 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। ओके, और माइक्रो वोल्ट कहेगा, एक माइक्रो वोल्ट, तो ये 10⁻⁶ वोल्ट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से 4 यूनिट आपने चेक कर लिया है, और इन सब में सबसे छोटा जो यूनिट होगा वो आपका माइक्रो होना चाहिए। ओके, क्योंकि माइक्रो में 1 माइक्रो वोल्ट में 10⁻⁶ वोल्ट। ओके, 1 माइक्रो वोल्ट में 10⁻⁶ वोल्ट होता है। तो मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट बहुत ही छोटे मात्रक हैं। ओके, और ये जो आप देख पाते हैं ये एक वोल्टमीटर है। ओके, ये जो शो किया गया है, क्या है ये एक वोल्टमीटर है, और ये भी एक वोल्टमीटर का ही प्रारूप शो किया गया है। ओके, और वोल्टमीटर को पहचानने का सबसे आसान तरीका कि यहाँ पे V लिखा होगा। ठीक है, तो ये वोल्टमीटर हो गया है, और हम लोग आगे चलते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ वोल्टमीटर अमीटर, मतलब आप वोल्टमीटर और अमीटर का एप्लीकेशन देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो देखिए विद्यार्थी, एक बेसिक डायग्राम बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक वोल्टमीटर दिखाया गया है। ओके, एक अमीटर शो किया गया है, अमीटर यहाँ दिखाया गया है, ये अमीटर हो जाएगा, वोल्टमीटर हो जाएगा। और ये देखिए फ्यूज एक दिखाया गया है, ये फ्यूज हो जाएगा, ये बैटरी यहाँ शो की गई है। ओके, और एक लाइट इमिटिंग डायोड या कोई भी आप इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट यहाँ दिखा सकते हैं जिसमें आपको करंट फ्लो करना है। ओके,
और ये एक रजिस्टर या प्रतिरोध दिखाया गया है। ओके, और ये इसका प्लस और माइनस। तो विद्यार्थी ये डायग्राम दिखाने का मकसद मेरा ये है कि आप चेक कर लें कि वोल्टमीटर और अमीटर को परिपथ में जोड़ने का तरीका क्या होता है। ओके, तो परिपथ में अगर आपको वोल्टमीटर को जोड़ना है तो वो हमेशा समांतर क्रम में जुड़ेगा। जिसे ध्यान दें, ये आपका समांतर क्रम हो जाएगा और ये जो होगा आपका श्रेणी क्रम हो जाएगा। ओके, तो वोल्टमीटर परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जुड़ेगा, यह आपको ध्यान रखना है। और नंबर 2 जो अमीटर होगा वो हमेशा श्रेणी क्रम में। ठीक है, इसे भी ध्यान दें कि जो वोल्टमीटर होता है वो परिपथ में वैद्युत विभव या दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापता है। ओके, और जो अमीटर होता है ये परिपथ में बहने वाली वैद्युत धारा आई को नापेगा। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अमीटर क्या नापता है? वैद्युत धारा। वोल्टमीटर क्या नापेगा? वैद्युत विभव। ओके, और ये एक बेसिक डायग्राम है, इस डायग्राम को आपको समझ लेना है। ओके, अब देखिए हम लोग आ चुके हैं ये सर जॉर्ज साइमन ओम के ऊपर। इस प्रकार से हम लोग ओम का नियम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और ओम का नियम आपके कोर्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। ओके, और ये ओम का नियम बेसिकली वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध इन तीनों का ट्रायंगल होता है। ओके, तो यहाँ पे लोग चेक कर लेते हैं कि ओम का नियम एक्चुअली है क्या। तो ओम का नियम पहले देख लेते हैं क्या है। तो ओम का नियम आप चेक करें, और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम होता है ये। ओके, और ओम का नियम एक्चुअली वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध इन तीनों का ट्रायंगल होता है। ओके, तो किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप और दाब, लंबाई या क्षेत्रफल, ओके, यदि इनमें कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है कि किसी भी चालक तार के सिरों के बीच का जो विभवांतर V होता है वो I के समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि यदि आप किसी भी चालक में करंट I को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज का मान बढ़ेगा, और करंट I को अगर आप घटाते हैं तो वोल्टेज V का मान घटेगा। ओके, तो V प्रोपोर्शनल टू I है, V जो है I के समानुपाती है। तो V प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, एक कांस्टेंट R लगाते हैं। ओके, आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है चालक का प्रतिरोध। ये एक नियतांक होता है, इसको हम लोग चालक का वैद्युत प्रतिरोध मान सकते हैं। ओके, तो ये एक फार्मूला बन गया V = IR, ये आपको याद कर लेना है, यही एक्चुअली ओम का नियम है। ठीक है, तो V = IR, आर का मतलब क्या है? चालक का प्रतिरोध। और यदि आप R निकालना चाहते हैं, ये बनता है V/I। V वोल्टेज हो जाएगा, I करंट हो जाएगा, और R का मतलब है चालक का प्रतिरोध। तो R देखिए यहाँ पे ओम में नापा गया है। ओके, R नापा गया है ओम में, इसका मात्रक ओम हो जाता है। और यदि हम निष्कर्ष की बात करते हैं, ओम के नियम के निष्कर्ष की, और यदि विभवांतर V और धारा I में यदि आप ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ओके, आप देख सकते हैं कि ग्राफ शो किया गया है। ग्राफ में एक्स अक्ष पर वोल्टेज V है और वाई अक्ष पर एक करंट I शो किया गया है। ओके, और मैंने क्या कहा कि V प्रोपोर्शनल टू I है, V जो है I के समानुपाती है। तो V और I के बीच जो ग्राफ बनने वाला है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, देखिए कुछ ऐसा ग्राफ बना हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, बिल्कुल सीधी रेखा बन जाएगी। उसका कारण है ये निष्कर्ष। ओके, क्योंकि V जो है Y के समानुपाती है। V बढ़ेगा I बढ़ेगा, V घटेगा I घटेगा। इसका उल्टा भी है, I को आप बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ेगा, Y को घटाएंगे तो वोल्टेज का मान घट जाता है। और ग्राफ इस प्रकार से बनने का एक और मतलब है कि यदि आप कहीं भी, जैसे इस बिंदु की बात करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगा, यहाँ वोल्टेज बन जाएगा। ओके, अगर इसके बीच में आपको R निकालना है तो आपको V/I के फॉर्म में इसको शो करना पड़ेगा। ओके ना,
और यदि आप कहीं भी दो पॉइंट ले लेंगे, जैसे मैंने मान लीजिए पॉइंट यहाँ लिया है, ओके, पॉइंट यहाँ लिया है, पॉइंट यहाँ लिया है, यदि इनके बीच का निकालना है प्रतिरोध, तो यहाँ भी प्रतिरोध वही आएगा जो पहले आया था, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब ये है कि हर बिंदु पर जो वोल्टेज और वाई का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, दैट विल बी कांस्टेंट। ओके, ये तो ग्राफ का इंटरप्रिटेशन हो गया है। अब आगे चलते हैं और ये देखिए वैद्युत प्रतिरोध कैसा दिखता है आपको शो किया गया है विद्यार्थी। ये इसका सिंबल हो जाएगा प्रतिरोध का, ओके, और ये इसका रिप्रेजेंटेशन निरूपण ऐसे करेंगे हम लोग। ओके, तो ये इसका सिंबल है, ये प्रतिरोध को आप हमेशा ऐसे दिखाने वाले हैं, और ये जो है इसका प्रतीक हो जाएगा, मतलब कैसे कोई रेजिस्टेंस शो किया जाता है, और ये कुछ कलर्स इसमें बने होते हैं, कलर्स के माध्यम से जो है किसी भी प्रतिरोध को पहचानना होता है। तो हम लोग बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध की, कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। ओके, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो जैसा कि अभी आपने अभी ओम का नियम ऊपर पढ़ा हुआ है, ओके, और प्रतिरोध का सीधा मतलब है कि विरोध करने का गुण। और किसी भी चालक की बात करते हैं तो चालक में धारा का प्रवाहन होता है आसानी से, लेकिन यही अगर धारा का प्रवाह का विरोध होता है, ओके, धारा के प्रवाह का विरोध होने का मतलब ये जो गुण होगा वो कहलाएगा वैद्युत प्रतिरोध। ओके, तो ये चीज़ आपको समझते हैं कि जो चालक में वैद्युत प्रतिरोध होता है वो धारा के प्रवाह का गुण होता है, धारा के प्रवाह के विरोध का गुण होता है। ओके, इसका सिंबल आर हो जाएगा। अभी आपने ऊपर इसको चेक किया है, प्रतिरोध को हम लोग आर से दिखाएंगे। ओके, और वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने का जो गुण है वो क्या कहलाएगा, वैद्युत प्रतिरोध। यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V है, चालक में प्रवाहित धारा I है, तो प्रतिरोध R=V/I हो जाएगा। ओके, और प्रतिरोध भी एक अदिश राशि है, मतलब केवल परिमाण होगा, दिशा का बोध नहीं होता है। इसका मात्रक मात्रक की बात करेंगे तो ये वोल्ट पर मीटर, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम कहलाएगा। ये चीज़ आप समझ लें, V/I लिखा हुआ है, V/I क्या बताएगा, चालक का वैद्युत प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का अगर मात्रक निकालना है तो आपको V का मात्रक ऊपर और I का मात्रक नीचे शो करना पड़ेगा। ओके, तो V को हम लोग वोल्ट में नापते हैं और I को नापते हैं करंट एम्पियर में, तो वोल्ट प्रति एम्पियर। ओके, या इसको ओम कहेंगे, क्या कहेंगे, ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है। वैद्युत प्रतिरोध का जो रूपरेखा है उसमें इसकी परिभाषा देखिए, ये हो गई है। ओके, और इसका सिंबल आपने देख लिया है कि कैपिटल आर इसका सिंबल हो जाएगा। इसका फार्मूला आपने देख लिया कि अगर वोल्टेज V है, करंट I है, तो प्रतिरोध R=V/I के फॉर्म में हो जाएगा। कैसी राशि है, नोट में लिख देंगे, अदिश राशि है। मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम इसका मात्रक हो जाएगा। ओके, अब आपको अगर वही एक ओम को डिफाइन करना है तो आपने देखा है कि R=V/I है। ओके, तो सिंपल V को मान लिया है 1 वोल्ट और I को मान लिया है 1 एम्पियर। ओके, V को मान लिया 1 वोल्ट और I को मान लिया है 1 एम्पियर। तो निश्चित रूप से R का मान जो है 1 ओम हो जाएगा। ओके, मतलब यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है और चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है। ओके, क्या मैंने बताया, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है और चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है। ओके, तो वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम हो जाएगा। यहाँ देखिए शो किया गया, V/I को 1 मान लिया गया है एकांक, तो उस कंडीशन में जो प्रतिरोध होगा वो भी 1 ओम हो जाएगा। ओके, अब देखिए विद्यार्थियों, चूँकि मात्रक की बात हम लोग और कर लेते हैं। वैद्युत प्रतिरोध R का जो मात्रक होता है वो कई बड़े मात्रक भी हैं, कई छोटे भी मात्रक हैं। ओके, और छोटे मात्रकों को मिली ओम, माइक्रो ओम, और बड़े मात्रकों को किलो ओम, मेगा ओम।
ओके, जैसे भी आपने ऊपर वैद्युत विभव को या विभवांतर को नापा हुआ था, वहाँ मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, किलो वोल्ट या मेगा वोल्ट था। तो वैसे यहाँ भी जो प्रतिरोध का मात्रक होगा वो छोटे मात्रक भी बनाए गए हैं, बड़े मात्रक भी शो किए गए हैं। छोटे मात्रकों में मिली वोल्ट और मिली ओम और माइक्रो ओम, और बड़े मात्रक प्रतिरोध की बात करेंगे तो ये किलो ओम और मेगा ओम हो जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको देख लेना है। और देखिए इसमें इसका निष्कर्ष भी बनाया गया है कि कितना यूनिट हो सकता है। एक मिली वो ओम में 10⁻³ ओम, मिली ओम काफ़ी छोटा मात्रक है। माइक्रो ओम और भी छोटा मात्रक है, -6 ओम हो जाएगा। ओके, किलो ओम बड़ा मात्रक है, 10⁻³ ओम, 1000 ओम। और मेगा ओम और भी बड़ा मात्रक है, ऐसे लिखा था मिलियन या मेगा, मेगा ओम 10⁻6 ओम। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर न्यूमेरिकल्स में यहाँ के प्रश्नों में प्रतिरोध को नापा जाता है मिली, माइक्रो या किलो, मेगा में, तो उसको आपको नेचुरली ओम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, जैसे लिखा है मान लीजिए 10 माइक्रो ओम, तो ये प्रतिरोध है, लेकिन इसको आप इस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, इसको इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको 10⁻⁻6 से गुणा करना पड़ेगा। अब 10⁻⁻5 ओम। तो बिना कन्वर्जन के, बिना रूपांतरण के आप बड़े मात्रकों या छोटे मात्रकों को न्यूमेरिकल में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए देखिए टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, इसको याद कर लेंगे, कई बार लिख के चेक कर लेंगे। ओके, मिली, माइक्रो, किलो और मेगा ओम में कितने ओम होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अक्सर ओम के नियम का सत्यापन करने को भी आता है। तो ये डायग्राम देखिए आपके सामने बना हुआ है। मैं इसकी रूपरेखा आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली क्या बना हुआ है। ओके, तो ओम के नियम का वेरिफिकेशन भी कभी कभी आता है। तो इसमें देखिए क्या क्या बना है, पहले इसको आप चेक कर लें। ये एक बैटरी दिखाई गई है। ओके, ये बैटरी हो जाती है। ये एक अमीटर शो किया गया है। ओके, ये एक रियोस्टेट या इसको कहते हैं धारा नियंत्रक, और ये एक रजिस्टर, एक प्रतिरोधक तार, इसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर। ओके, और फाइनली ये क्या है, बैटरी के निगेटिव में सिंबल मैंने आपको पहले बताया हुआ कि बैटरी जो होता है, जैसे ये संकेत बना हुआ है सेल का, तो बड़ा जो होता है प्लस का होता है, छोटा वाला माइनस का होता है। ओके, और यदि ये बात करता है बैटरी की, इसमें ऐसे बना दें कि ये भी माइनस का प्लस का, ये बैटरी बन जाती है। ऐसे दिखा दें, या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये भी एक बैटरी है। ओके, तो बड़ा जो टर्मिनल होता है प्लस का होता है, छोटा वाला माइनस का होता है। तो ये तो बेसिक रूपरेखा हो गई बैटरी की। अब हमें यहाँ क्या करना है कि एक्चुअली डायग्राम को चेक करें। मैंने आपको बता दें कि देखिए बैटरी अमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ेगा, रियोस्टेट इसके साथ में आ जाएगा, एक प्रतिरोधक तार। ओके, इसका हमें प्रतिरोध निकालना है। एक वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ओके, और ये चला गया बैटरी के निगेटिव में। अमीटर बेसिकली परिपथ में बहने वाली करंट आई को नापेगा। वोल्ट मीटर परिपथ में उत्पन्न वैद्युत विभवांतर या विभव को नापेगा। ओके, और रियोस्टेट जो है परिपथ में धारा के मान को लगातार चेंज कर सकता है। ओके, तो धारा के मान को चेंज करते जाएंगे, आई को लगातार चेंज करते जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग आई को हम लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं अमीटर से, और इसके अकॉर्डिंग कितना चेंज आएगा वोल्टेज में, वो यहाँ से पढ़ लेंगे। ओके, तो कई रीडिंग लेने के पश्चात, कई पाठ्यांक देखने के पश्चात, यदि आप V और I को भाग करेंगे तो आप चेक करेंगे V/I का जो रेशियो निकल रहा है, अनुपात निकल रहा है, वो बार बार R प्राप्त हो रहा है, मतलब चालक का प्रतिरोध। ओके, तो ये डायग्राम भी आपको चेक कर लेना है, देख लेना है, क्योंकि अगर ओम के नियम का सत्यापन करने को आता है तो आपको इस डायग्राम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चालक का प्रतिरोध आपने देख लिया है। चालक के प्रतिरोध
इसकी निर्भरता किन किन कारकों पे है इसको आपको चेक करना है अब। ओके, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्शन हमें चेक करना है। प्रतिरोध के विषय में आपने बहुत ही डिटेल में तमाम जानकारियाँ प्राप्त कर ली हैं। ओके, और आप ध्यान देंगे किसी भी चालक तार के प्रतिरोध का जो प्रतिरोध होता है निश्चित ताप पर तार की लंबाई, अंतःस्कार के क्षेत्रफल और प्रकृति पर कुछ इस प्रकार से डिपेंड करता है। तो पहला देखिए फैक्टर शो किया गया है वो है चालक तार की लंबाई पर, ओके, लेंथ पर। तो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है आर, ओके, आर प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ के। एल का मतलब है चालक की लंबाई, ध्यान देंगे एल का मतलब है चालक तार की लंबाई। और समानुपाती का सीधा मतलब है कि यदि लेंथ ज़्यादा है तो निश्चित रूप से प्रतिरोध का मान ज़्यादा होना चाहिए, और अगर लेंथ कम है, लंबाई कम है, चालक तार का प्रतिरोध भी कम होगा। ये इसका मैथमेटिकल स्वरूप हो गया है। तार जितना अधिक लंबा होगा उसका प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा। तो डिपेंडेंस में, निर्भरता में पहला फैक्टर आपका लंबाई का हो जाएगा। नंबर 2 पे आ जाएं। नंबर 2 देखिए क्षेत्रफल की बात करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करता है। ओके, तो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है चालक तार के अंतःस्कार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब उल्टा संबंध है, आर का जो मान होगा वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा दिखा देंगे, 1/a शो कर देंगे। तो ये जो है डिपेंडेंस है, ये निर्भरता है प्रतिरोध की क्षेत्रफल पर। और ए का मतलब है अंतःस्कार का क्षेत्रफल, ओके, ए का मतलब है अंतःस्कार का क्षेत्रफल। उल्टा संबंध है, और इसका सीधा मतलब है कि यदि क्षेत्रफल ज़्यादा है, क्षेत्रफल अगर ज़्यादा है तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा। ओके, और क्षेत्रफल अगर कम है तो जो प्रतिरोध होगा वो आर का मान ज़्यादा होगा। इसका सीधा मतलब है कि जो तार मोटे होते हैं, ओके, जो तार मोटे होते हैं उनका प्रतिरोध कम होता है। ओके, और जो तार पतले होते हैं, थिन होते हैं, उनके लिए आर का मान ज़्यादा होता है। तो पतले तारों का प्रतिरोध अधिक होता है, मोटे तारों का प्रतिरोध कम होता है। और निर्भरता में देखिए लास्ट पॉइंट दिखाया गया है, थर्ड पॉइंट, चालक की प्रकृति पर। तो पदार्थ की प्रकृति या चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि चांदी की बात करेंगे तो उसका जो नेचर होगा कंडक्शन का अलग होगा, लोहे की बात करेंगे तो उसका नेचर कुछ अलग होगा, क्योंकि इन दोनों के प्रतिरोध अलग अलग होते हैं। तो भिन्न भिन्न पदार्थों के द्वारा निर्मित समान लंबाई और समान अंतःस्कार के क्षेत्रफलों के तारों का अगर प्रयोग किया जाए तो चालक तारों का प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। ओके, क्योंकि नेचर सबका अलग होगा, उसके अकॉर्डिंग उनका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ताप भी वैरी करता है, ताप पे भी चालक का ताप पर भी प्रतिरोध का मान डिपेंड करता है, और प्रतिरोध जो होता है ताप के समानुपाती होता है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप चालक तार के ताप को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध में वृद्धि होती है। ओके, तो चालक का ताप अगर बढ़ेगा प्रतिरोध में बढ़ोतरी होती है। तो ये हो गया डिपेंडेंस। इसको भी आपको चेक कर लेना विद्यार्थियों कि कौन कौन से कारक हैं जिन पर प्रतिरोध डिपेंड करता है। ओके, तो 4 फैक्टर्स हो गए हैं, इसको आपको लिख के याद कर लेना है। फिर नीचे आते हैं वैद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध पर। ओके, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो निष्कर्ष अभी आपने ऊपर चेक किए हैं उन्हीं को अगर हम मिक्स कर देते हैं, हम लोगों ने 4 फैक्टर्स शो किए थे ऊपर। आर का मान जो है एल के समानुपाती है, आर का मान जो है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। अब बेसिकली अगर इन्हीं दोनों को मिला देते हैं तो मिलाने के बाद बनेगा आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। आर जो है वो एल अपॉन ए के समानुपाती है। ये चिन्ह प्रोपोर्शनल का है, जब ये हटेगा तो यहाँ पे एक नया नियतांक, एक नया कांस्टेंट हम लोग यूज करने वाले हैं, और वो होगा विशिष्ट प्रतिरोध। ओके, उसको हम लोग रो से दिखाएंगे। ये सिंबल किसका है, ये सिंबल रो का होता है, RHO। ओके, तो R जो है L अपॉन ए के प्रोपोर्शन में हो जाएगा,
क्योंकि आपने देखा कि चालक तार की जो लंबाई होती है उस पर प्रतिरोध डिपेंड करता है समानुपाती के रूप में, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। ओके, दोनों को मिलाते हैं तो ये बनता है, और अगर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं समानुपाती को तो ये फार्मूला R=ρ L/A के फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। रो एक नियतांक है जिसको हम लोग उस चालकीय पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक परिभाषा है, एक नियतांक है। ओके, विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध विद्यार्थियों आप ध्यान दें कि जो आपने अभी फॉर्मूला बनाया है रो के फॉर्म में, रो यहाँ पे इस्तेमाल किया है। रो जो है चालकीय पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है, ये उस चालकीय पदार्थ का मौलिक गुण होता है। ओके, मौलिक गुण का मतलब है कि यदि आप 1 सेंटीमीटर लंबा तार लें या 100 सेंटीमीटर लंबा तार लें, उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता है, क्योंकि मौलिकता की बात होती है। मौलिक गुण होता है किसी पदार्थ का, तो ये जो क्वालिटी होती है, वो कैरेक्टर होता है, वो नहीं बदलता है। जैसे हम लोग पानी की बात कर लें, वाटर की बात कर लें, पानी सिंपली एक बूंद पानी हो, ओके, चाहे ड्रम भर पानी आप बात करें, चाहे नदी का पानी यूज करें, उसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, वो नियतांक रहेगा। ओके, वैसे यहाँ भी एक नियतांक रो बना हुआ है जो कि उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला इस फॉर्म में ले आया है, ρ=RA/L। अगर आपको यहाँ पे डिफाइन करना है रो को, तो ए को और एल को 1 मान लिया गया है, लंबाई को 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 वर्ग मीटर। तो रो का मान जो होगा वो आर के समानुपात, आर के बराबर हो जाएगा। ओके, तो एक परिभाषा देखिए यहाँ से बनती है कि किसी भी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबाई और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। सिंपल परिभाषा है ये। ओके, कुछ नहीं किया है, केवल लंबाई को 1 मीटर मान लिया है, क्षेत्रफल को 1 वर्ग मीटर दिखा दिया है। तो उस कंडीशन में जो भी प्रतिरोध होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध होगा। ओके, किसी पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोधकता उस पदार्थ के 1 मीटर लंबाई और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। यह आपका रो हो गया है। बात करते हैं मात्रक की, इसका जो इकाई मात्रक क्या बनेगा, तो आप ध्यान दें RA/L लिखा गया है। तो मात्रक आप यहाँ चेक कर लें, R क्या है, ओम, और A है मीटर स्क्वायर, L है मीटर, 1 मीटर बचेगा, ओम मीटर। ओके, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है इकाई मात्रक वो ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, एक फंडामेंटल गुण है, मैंने आपको पहले बता दिया है। और धातुएं और मिश्र धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ही कम होता है हमेशा। इनका रेंज भी दिखाया गया है। ओके, इनका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, रेंज इतना होता है -8 से -6 तक, और ये विद्युत के बहुत अच्छी चालक होते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये इतना पोर्शन आपका आज का थ्योरी का था। अब हम लोग कुछ बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ गौर कर लेते हैं, और कुछ एक्सरसाइज के रूप में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिखाया गया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो चेक करें। देखिए कुछ क्वेश्चन दिखाए गए हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश देखिए 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। इतना ही आवेश प्रोटॉन पे भी होता है, लेकिन वो आवेश प्लस का होता है। अब हम डीपली बात करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे ऐसे। अगर नेगेटिव नहीं लगा है तो ये इतना आवेश किसका है, प्रोटॉन का है। ठीक है, और यदि हम यहाँ पे नेगेटिव लगा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाता है। ओके,
अगले क्वेश्चन में आ जाए नंबर 2 पे। देखिए चालक में धारा का प्रवाहन होता है। नंबर 2 पे आ जाए। नंबर 2 में देखिए पूछा गया कि चालक में धारा का प्रवाह कैसे होता है। तो किसी भी चालक में धारा के प्रवाह के कारण होता है इलेक्ट्रॉन। ओके, न्यूट्रॉन के द्वारा या प्रोटॉन के द्वारा या कोई और फैक्टर भाग नहीं लेता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है, पॉजिट्रॉन कहें या फिर इसको कहें होल्स, वो भी धारा के मार्ग में सहायता करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बेसिकली मूल रूप से भाग लेता है धारा के प्रवाह में। ओके, तो किसी भी चालक में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। पहला ये था। नंबर 3 पे आ जाए। किसी वैद्युत परिपथ में बहने वाली वैद्युत धारा का मात्रक पूछा गया है। ओके, तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर आप दिखा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन 4 देखिए, कहता है कि ओम के नियम के अकॉर्डिंग विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ कैसा होगा। ओके, तो 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं। सरल रेखा दिखाया गया है, वृत्त दिखाया गया है, अर्धवृत्त दिखाया गया है और लगातार दिशा बदलती रेखा। 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं। तो इसमें आपको टिक करना है स्ट्रेट लाइन पे। ओके, तो स्ट्रेट लाइन आपने देखा भी कि जो भी वी और वाई का जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। नंबर 5 पे आ जाएं। 5 में देखिए 1.5 वोल्ट वैद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिखाया गया 3 ओम। तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान कितना होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन चेक कर लें। और ये क्या है? ये है विद्युत वाहक बल, या वी या ई का मान दिखा दें। ये आंतरिक प्रतिरोध या प्रतिरोध आर का मान दिखाया गया है। आई निकालना है तो आई इक्वल वी अपॉन आर या ई अपॉन आर मान लीजिए। ओके, तो 1.5 ऊपर है, 3 नीचे है, भाग कर लेंगे तो ये 0.5 प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.5। नंबर 6 पे आ जाएं। प्रतिरोध का मात्रक देखिए पूछा गया है। प्रतिरोध का मात्रक निश्चित रूप से ओम हो जाएगा। ओके, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। और क्वेश्चन 7 पे आ जाएं। क्वेश्चन 7 देखिए, 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तुल्य प्रतिरोध निकालना है। हालांकि अभी ये हुआ नहीं है, ये अभी आगे भाग नंबर 3 का जो वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप थोड़ा समझ लें कि अगर एक प्रतिरोध ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, इनको यदि हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ओके, तो इनका जो प्रतिरोध होता है 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, मतलब कुल 1 ओम बन जाता है। इसको आप थोड़ा आगे चेक करिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन 8 वाला भी छोड़ रहे हैं, इसको बाद में आप चेक करिएगा जब आपका श्रेणी समांतर का जो नियम हो जाएगा उसके बाद। लघु पतन की बात करता है, शॉर्ट सर्किटिंग की बात करता है। तो शॉर्ट सर्किटिंग के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान कैसा होता है। ओके, तो लघु पतन का मतलब शॉर्ट सर्किटिंग होता है और शॉर्ट सर्किटिंग के पश्चात जो है धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ओके, करंट बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। ताप के बढ़ाने पर चालक का वैद्युत प्रतिरोध, ताप बढ़ेगा तो वैद्युत प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ओके, बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन देखिए हो गए हैं। और सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।